का पारा भले ही इन दिनों लुढ़क रहा हो, लेकिन मौजूदा वक्त में सूबे का सियासी पारा हाई है। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। यूं तो सदन में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा विपक्ष का 51 मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव लाना। सदन में कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दे दमदारी से उठाए, जिनके सवालों से कई मंत्री घिर गए। इतना ही नहीं, सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने जैसे ही सरकारी पैसों के दुरुपयोग का मामला उठाया, तो नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भड़क उठे, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्री ओपीएस भदौरिया ने सदन में मुझ पर हमला करने की कोशिश की कि इस सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव तर्कों और विषयों के साथ लेके आए हैं। अकाट्य है, जो बातें होती है सरकार की अनुमति से होती है। कलंकित मध्य प्रदेश बना दिया है और इसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। हमारा अविश्वास प्रस्ताव है क्या? इस हिंसा और आतंक के खिलाफ है, इस अराजकता के खिलाफ है। ये जब बात मैंने कही तो ओपीएस भदौरिया उसी सरकार का मंत्री है, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। आरोपों की बौछारों पर यही नहीं विराम लगा। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। कर्ज माफी, पोषण आहार, पीएम आवास, आरक्षण समेत कई मुद्दे सदन में खूब गूंजे। कर्ज माफी के मुद्दे पर भी सदन खूब गरमाया। कर्ज माफी का मामला आते ही विधानसभा में हंगामे की स्थिति बनी। बाला बच्चन ने कहा कृषि मंत्री होश में नहीं है। उन्हीं के विभाग ने जवाब दिया है कि 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था। कुल मिलाकर सदन में विपक्ष आक्रामक रहा। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया। चर्चा के दौरान कांग्रेस पर वार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बेबाकी से जवाब दिया, 20 साल से आप विपक्ष में हो, ध्यान रखना अगले 20 साल और आप विपक्ष में रहोगे। हर चुनाव में हमें वोट ज्यादा मिले हैं, सीट इन्हें ज्यादा मिल गई थी। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहावत कहते हुए कहा कि सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर वोट मांगे और भांवरे बुढ़े आदमी से पड़वा दी। ये पूरा का पूरा अविश्वास बिना तैयारी के और तथ्यों के बिना था। नेता प्रतिपक्षी जी को कोई कांग्रेस का विधायक नेता प्रतिपक्ष मांगने तैयार नहीं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन थे। अगर इनके पास प्रमाण होता तो रखते, लिखित में रखते, लिखित में जवाब भी आता। माननीय कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, मेरा लंबा संसदीय जीवन है। अविश्वास जो विपक्ष का सबसे मजबूत हथियार होता है, उसमें कमलनाथ जी उपस्थित ही नहीं हुए पूरे के पूरे। कुल मिलाकर सदन में अविश्वास पर बहस तो हो ही गई। कांग्रेस ने आरोप पत्र में 51 बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया। वहीं दोनों सियासी दलों के तेवर से साफ है कि आगामी दिनों में सत्र में तकरार देखने को मिलेगी और साफ ये भी है कि ये मुद्दे मिशन 23 पर गूंजेंगे। अब देखना होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई तो कौन किस पर कितना भारी दिखा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की बॉन्डिंग कैसी थी? कांग्रेस विधायकों ने जो सवाल पूछे उसका जवाब सरकार के मंत्रियों ने किस तरह से दिया? क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आज जिस तरह से कांग्रेस विधायकों की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, वैसी हमेशा दिखाई नहीं देती। और वाकई में आज का दिन बहुत निर्णायक था, क्योंकि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो सरकार की ओर से भी सधे सुर आना लाजमी था। और आज दोनों ही पार्टी के नेताओं की एक अग्नि परीक्षा भी आप कह सकते हैं। खैर, तमाम विषयों पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्या अविश्वास के बहाने विपक्ष की सरकार को घेरने की कोशिश?
सत्ता पक्ष के जवाबों से क्यों नाखुश दिखा विपक्ष? क्या विपक्ष के सवालों से बैकफुट पर दिखे मंत्री? और अंत में विपक्ष के सवालों का सरकार ने कितनी मजबूती से जवाब दिया है, वो तमाम विषय होंगे जिस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे और जो खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहा है उससे जानने की कोशिश करेंगे। रमेश शर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ बुंदेला साहब हैं, अवनीश बुंदेला जी। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। अवनीश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। आज क्या ऐसा लगा जैसे साल भर की जो मेहनत है, जो तपस्या है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदन में इस तरह के माहौल बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आज क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आई? और यही सवाल सिसोदिया जी से भी करूंगा। बहरहाल पहले जवाब आप। ये आज देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी तथ्यों पर बात कर रही थी। जीतू पटवारी जी ने सदन में बकायदा बताया कि जनसंपर्क के फंड का कितना दुरुपयोग, अरबों रुपए आपने अपनी ब्रांडिंग में खर्च कर दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी अमेरिका जाते हैं, वहां जनता का पैसा खर्च करते हैं। आप मतलब जनसंपर्क के पैसे से अपनी रैलियां कर रहे हो। ये हम शुरुआत से कहते थे, आज वो तथ्यों के साथ बात पेश की गई। आप मतलब कितने सालों से अपने कार्यालय में लोगों को खाना खिला रहे हैं जनसंपर्क के पैसे से अपने कार्यकर्ताओं को। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार का कितना एक जो आखिरी छोर होता है, जो आकंठ में वो भाजपा मतलब जो प्रदेश आज निरंतर जो 3 लाख करोड़ के कर्जे में जो है, गर्त में है, उसका कारण यही है। और हमने ये भी देखा कि सत्ता पक्ष के सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक चुटकुले बुझा रहे थे। कहते ना कि शकल इनकी दिखाई, किसी के साथ फेरे पड़े। ये क्या है? बात यही तो है कि आप तर्क की बात नहीं करते, आप सिर्फ तंज मारते हो। अगर आपको इतना शौक है तो मैं तो कहूं नरोत्तम मिश्रा जी कभी सम्मेलन में जाएं या किसी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, जिससे कि अगर आपको फिल्मों में ज्यादा शौक है, क्योंकि ये वही नरोत्तम मिश्रा है। प्रदेश में आज भी निरंतर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, लूट खसोट डकैती हो रही, उस पर कभी इनका बयान नहीं आता। इनका बयान आता है दीपिका पादुकोण की बिकनी का कलर क्या है। अरे साहब, उन्होंने ये क्यों कहा? इन्होंने बॉलीवुड में इनको ज्यादा और बॉलीवुड में आज भी नहीं, कई बार आमिर खान की फिल्म ऐसी क्यों है, अरे साहब शाहरुख खान की फिल्म ऐसी क्यों है, सलमान खान की फिल्म में ये है। मतलब इसे साबित होता है कि ये तर्क विहीन बात करते हैं। और आज भी उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी यही, अभी जो मैं सुन रहा था आपके, कैसी बात करते हैं साहब। हम तो कहते हैं आप गृह मंत्री हो, ईमानदारी से आप अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन हमने देखा नरोत्तम मिश्रा जी कभी भी कहीं भी कर्तव्य निभाते नहीं मिले। देखिए, और साथ में इनके एक राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का इस तरह का व्यवहार, क्या मारपीट पर उतारू हो गए? ये बताता है कि शर्मनाक हो, ये एकदम कहते हैं ना घमंड के आकंठ में डूबी है। मैं लेकिन बताना चाहता हूं घमंड रावण का भी नहीं रहा। शिवराज सरकार को, नरोत्तम मिश्रा जी को, भदौरिया को, क्योंकि भदौरिया जी कोई नए नहीं है, भदौरिया जी पुराने कांग्रेसी हैं। तो इस तरह का अगर आप व्यवहार पेश करते हो, कहीं ना कहीं बताता है कि आपके अंदर आप कुंठित हो, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। चलिए, और आप जनहित की बातों से कोसों दूर हो, आप जनहित की बात करना ही नहीं चाहते हो, आप सिर्फ विवाद पैदा करना चाहते हो। सिसोदिया साहब, आज आप लोगों की ओर से भी जो जवाब आ रहे थे वो बहुत सधे थे, और चूंकि मैंने चर्चा की शुरुआत बुंदेला जी से इसलिए की क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया उन्होंने, मतलब उनकी पार्टी ने, उस पर चर्चा हुई। बहरहाल कई ऐसे सवाल भी हैं जिस पर थोड़ा बहुत मंत्रियों को ऐसा लगा कि स्टडी की आवश्यकता है, क्योंकि बीते दिन भी कांग्रेस विधायक आक्रामक हुए थे, खासतौर से वो विधायक जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव ये मुझे लगता है कि सरकार के विरुद्ध नहीं था, बल्कि नेता प्रतिपक्ष जो गोविंद सिंह जी थे, वे खुद के ऊपर जब उनकी पार्टी अविश्वास करी तो वो उसकी टेस्टिंग कर रहे थे और उसमें वो फेल हुए, क्योंकि कमलनाथ जी आज सदन में उपस्थित नहीं हुए। पिछली बार भी जब सदन चला था तो कमलनाथ जी अनुपस्थित थे, और जब उनकी अनुपस्थिति का कारण किसी पत्रकार महोदय ने पूछा था तो उन्होंने यह कहा था कि मैं अपना समय खराब करने के लिए सदन में नहीं जाता हूं, सदन में समय खराब होने के अलावा कुछ नहीं होता है। सही भी है, वो बड़े उद्योगपति है और उनके अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, उद्योग से संबंधित मीटिंग्स रहती है, और इसी बीच में सदन भी तारीखें तय हो जाती है, तो फिर उनको तय करना रहता है कि वो अपने व्यवसाय की यात्रा को करे कि वो फिर जनता के हित को साधने के लिए समय सदन में दे। तो फिर वो ये तय करते हैं कि उनको सदन में नहीं जाना रहता है। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस बहुत अविश्वास के दौर से गुजर रही है, कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है।
जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इनके नेता यात्रा निकालते हैं। जब सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव बुलाया जाता है तो ये अपनी जो सरकार 18 महीने की थी उसकी उपलब्धि वहां बताने का प्रयास करता है। अरे भाई, ये उपलब्धि बताने के लिए आप जनता के बीच में आइए, सदन में आप सरकार से प्रश्न करिए और सदन के अंदर उन सरकार के द्वारा दिए हुए उत्तरों को सुनिए, समझिए और अगर उसमें कोई कमी है तो उस पर बात करिए, पर उस पर बात नहीं करेंगे। कोई तर्कहीन इनके जो है आज विश्वास प्रस्ताव था, किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं थे, कोई तर्क नहीं थे, कोई तैयारी नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था, कोई नीति नहीं थी, किसी भी प्रकार से जनता के हित की बातें नहीं थी। कांग्रेस के हित की बातें जरूर थी, कांग्रेस की गुटी राजनीति के हित की बात जरूर थी। गोविंद सिंह जी अपने आप को साबित करने में लगे थे कि मैं नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ जी नहीं आकर उनके मुंह पे करारा तमाचा मार के अविश्वास जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है उस अविश्वास को बताने का काम प्रदेश की जनता को कर दिया है। हम जनता के बीच में जनता के हित के किए हुए कार्यों को लेकर सदन में थे। हम सरकार तो सिसोदिया साहब, आप मानते हैं जो मुद्दे आज जवाब देने को तैयार जी, जो मुद्दे आज विपक्ष ने उठाए थे, कर्ज माफी है, पीएम आवास है, आरक्षण है और भी कुछ मुद्दे रहे होंगे, तो ये मुद्दे नाकाफी लगे आपको क्या कि सदन में ये मुद्दे जो उठाए? एक एक प्रश्न का जवाब हमने सदन में देने का काम किया है, पर मैं वही कह रहा हूं जी कि सदन में जो बात करने की है वो इतने इस स्तर की बिना तर्क और बिना तथ्यों की बातें थी जैसे इनके नेता सभा में अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं विपक्ष के नाते सत्ता के ऊपर, ऐसे बिना तथ्य के, बिना रिकॉर्ड के आरोप लगाने का काम सदन के अंदर हो रहा था। मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। सरकार को अगर आपको घेरना था तो तथ्यों के साथ आना था, तर्कों के साथ आना था और यथार्थ के साथ आना था, परंतु कांग्रेस इसमें आज विफल रही। अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस आज विफल रही। आज कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव में वो तथ्य नहीं ला सकी। बुंदेला साहब से इसका जवाब दूंगा जी, विपक्ष होने के नाते। जी रमेश जी का हम रुख करेंगे क्योंकि पहली चर्चा हम कर ले। रमेश साहब, आज अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई तो अब चूंकि ये बड़ा जल्दबाजी होगी कि किसे कितने पॉइंट्स मिले, लेकिन चर्चा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोनों ओर से? देखिए, चर्चा जैसे आज जो चर्चा आरंभ हुई थी वो ठीक चर्चा आरंभ हुई थी। गोविंद मैं था विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी लगभग 1 घंटा थोड़ा सा 2-4 मिनट उससे ज़्यादा ही बोले। सत्ता पक्ष ने उसको ध्यान से सुना, लेकिन जैसे ही नरोत्तम मिश्रा बोलने खड़े हुए थोड़ी सी टोका टाकी शुरू हुई। हालांकि जो आरंभिक जो टोका टाकी थी वो हास्यास्पद थी, थोड़ी सी एक दूसरे पर व्यंग भी था, इसी टाइप की टोका टाकी हुई। अब यही टोका टाकी आगे चल करके तीखी नोक झोंक में बदली और कुल मिलाकर के जो फिर जब आरोप विपक्ष ने लगाया तो उस पर सत्ता पक्ष का जो मंत्री, तो मैं समझता हूं यहां पर मुझे दोनों लोगों की गलती दिखती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया था, 51 बिंदु आपने प्रस्तुत कर दिए थे, तो और उस पर सरकार अगर उत्तर दे रही थी तो आपको उत्तर ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर कोई उत्तर उसमें आपको ऐसा लगता है कि वो असंगत उत्तर है और ठीक उत्तर नहीं है, जब आप कोई दूसरा सदस्य बोले या फिर उसकी बात खत्म हो जाए तब आप बोलिए। तो बीच बीच में टोकना, फिर किसी ने ये ध्यान व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया कि साहब ये तो केवल गृह विभाग का जवाब दे रहे हैं। ये जो इस तरह की जो टोका टाकी शुरू हुई, ये एक टैक्टिस जो थी वो टैक्टिस ठीक नहीं थी। और इसके जवाब में जो रुख, आक्रामक रुख सत्ता पक्ष के मंत्री ने दिखाया, मेरी दृष्टि में वो भी बिल्कुल अनुचित मंत्री था, अनुचित व्यवहार था। एक बात जरूर मैं यहाँ कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो आज वाकई अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा हथियार होता है और मेरी दृष्टि में अविश्वास प्रस्ताव कमजोर था। अविश्वास प्रस्ताव में 2 तरह की बातें थी। एक जैसे कर्ज माफी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये कांग्रेस हमेशा से उठाती रही है और टीवी के डिबेटों में भी ये खूब मुद्दे आते हैं। इससे अलग हटकर के जो बिंदु आए थे, किसी सर्किट हाउस का था, उन्होंने कहा कि मेरे पास फोटो है उसमें किस तरीके से लैट्रिन खराब थी, या कौन विधायक किसी कलेक्टर से मिलने गया तो वो उसको कितने घंटे, ये बहुत पर्सनलाइज मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार को घेरने वाले जो बिंदु होना चाहिए, मैं बस ये उदाहरण देकर के बात खत्म करता हूं। मैंने दोनों पक्षों के अविश्वास प्रस्ताव भगवान जी की कृपा से देखे हैं। कांग्रेस की सरकार में भाजपा के द्वारा प्रस्तुत किया गया अविश्वास प्रस्ताव और सुंदरलाल पटवा की सरकार में कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते हुए सरकारों को मैंने पसीना से देखा, लेकिन कुल मिलाकर के आज का जो अविश्वास प्रस्ताव था
उसमें तथ्य तो मुझे बता रहे थे, लेकिन कोई नई बात, प्रमाण के साथ नई बात जिसमें सरकार को उलझन होती है, एक आध मंत्री के साथ जवाब तलब होता है, एक आध अधिकारी सस्पेंड होता है, ऐसे उदाहरण है मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो वो उसकी मुझे अभाव दिखा। बिल्कुल। और मैं ये भी आपसे अगले सवाल में पूछूंगा कि बॉडी लैंग्वेज पर आप किसको कितना नंबर देंगे, क्योंकि सदन में बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। बुंदेला साहब, सिसोदिया जी तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे डेटा फैक्ट्स नहीं लाए थे, तथ्यों के साथ बातचीत नहीं कर पाए। क्या वाकई कांग्रेस के पास तथ्यों की कमी थी आज? अब देखिए, ये सिसोदिया जी जाने किस तरह के तथ्य जानना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कह रहे थे कमलनाथ जी की बिजनेस मीटिंग चलती है, तो आज जब आप सदन में बैठे थे तब कमलनाथ जी तपती हुई धूप में कहें या ठंडी हवाओं के बीच आज सिरोंज जाकर, जहां के एक विधायक पूर्व मंत्री को आपने व्यापम का गुनहगार बना के ये कहें कि उसको जीते जी मारा उसकी राजनीति को, आज उस सिरोंज में जाकर कमलनाथ जी वहां की जनता का दुख समझना चाह रहे थे। वहां ये पूछ रहे थे कि आखिर सिरोंज विकास में क्यों पिछड़ गया, विदिशा जिला विकास में क्यों पिछड़ गया, सीएम का क्षेत्र फिर भी विकास में क्यों पिछड़ गया। कमलनाथ जी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं कर रहे थे, उनके साथ और भी हमारे नेता थे, जयवर्धन सिंह जी थे। तो हमेशा इस बात को ये जो उन्होंने जवाब दिया ना, यही बात होती है कि तर्क, बिना तर्क के बात को घुमा देना। बाकी दूसरी बात यह है, हम तो साफ कहते हैं भैया जी कि आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आपके मंत्री उग्र हो जाते हैं और नरोत्तम मिश्रा जी बिना तर्क के बातें करते हैं। अरे भैया, हमने जो आरोप लगाए आप पर कि आप फंड का दुरुपयोग कर रहे हो, आप उसका जवाब दीजिए, लिखित जवाब दीजिए ना। आप हमेशा इस तरह से इधर उधर की बात करके बात को टाल। देखिए, ये बात तो है कि इस सरकार में जो भी मंत्री होते हैं, जैसे विश्वास सारंग, अपने विभाग की बात नहीं करते, उनको इतिहास में ज्यादा इंटरेस्ट है। नेहरू जी ने ये भाषण दिया, वो भाषण दिया, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट। नरोत्तम मिश्रा जी गृह विभाग की बात नहीं करते, उनको बॉलीवुड में अन्य भागों में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए मेरा निवेदन तो आज भी जवाब नहीं मिले आप लोगों को सदन में। इनका उच्च शिक्षा मंत्री ऐसा है मोहन यादव कि वो सीता माता को तलाकशुदा बताता है, जबकि सनातन सभ्यता में तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मतलब आपने कहीं ना कहीं रामायण के अस्तित्व को नकार दिया। अगर आप जबकि सबको मालूम है कि चाहे माता सीता हो, प्रभु श्री राम हो, ये अवतार पुरुष थे। अगर आप उनकी तुलना आज से कर, हमने तो आज के हिसाब से उदाहरण, कैसा उदाहरण भैया, अगर आप सीता माता को तलाकशुदा कह रहे हो, मतलब आप उनके अस्तित्व को नकार रहे हो। आप खुद से तुलना थोड़ी कर सकते। मैं कहूं, चलिए, उस पर दिग्विजय जी का भी ट्वीट आ गया है। ठीक है, ठीक है, हम लोग आज के सदन पर ही चर्चा करेंगे। सिसोदिया साहब, क्या वाकई में ऐसा है, कांग्रेस जो सवाल कर रही थी आप लोग उसके स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए? सिसोदिया साहब, अब वो तो सदन की कार्रवाई सबने देखी साहब, आपने भी देखी, हमने भी। हाँ, पर बुंदेला जी कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों के सवाल बहुत तेज थे, उस पर जवाब नहीं आया। जवाब सुने नहीं। हाँ, जवाब बहुत स्पष्ट देने का काम हमारे मंत्रियों ने किया, विभाग ने किया। कांग्रेस ने हो हल्ला करके उसको सुना नहीं हो तो बात अलग है। अश्विन आदरणीय बुंदेला जी सुन नहीं पाए तो बात अलग है, पर हमने पूरे जवाब देने का काम किया है। राजपाल भाई, जवाब नहीं आया लिखित में। पूरी गंभीरता के साथ में हमने सभी जवाब दिए हैं, जो मौखिक भी दिए हैं, लिखित भी दिए हैं। हर प्रश्न का जवाब लिखित में भी सदन पे आने का काम हुआ है, कार्रवाई देखी जा सकती है। और बाकी के जो सदन में जवाब छूटे हैं उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी कल सवेरे 11 बजे सदन में देने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव के उसके जवाब में उनका भाषण कल 11 बजे है। बाकी जो बचे हैं वो जवाब भी मिलने का काम कांग्रेस को होगा और प्रदेश की जनता को होगा, और निश्चित तौर पर सटीक जवाब दिए जाएंगे, तर्क संगत जवाब दिए जाएंगे। भले इनके प्रश्न तथ्य विहीन रहे हो, पर सरकार के द्वारा तथ्य रखे जाएंगे, तर्क रखे जाएंगे, और जो किया है वह बताया जाएगा। ये हमारी सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजना, जन हितैषी, विशेष करके हितग्राही मूलक योजनाएं और तमाम गरीब कल्याण के जो काम किए हैं, उसके साथ में मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाकर तमाम जो काम किए हैं, वो सब जवाब के अंदर आने वाले हैं। और निश्चित तौर पर कल जब मुख्यमंत्री जी उद्बोधन देंगे अपना, उसमें ये सारी बातें आएगी। और उस समय मैं बुंदेला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुने, क्योंकि सुनेंगे तो ही पूछ पाएंगे। चलिए, हल्ला ना करें। हल्ला तो आपका मंत्री कर रहा है, मारने को उतारू हो गया राजपाल भाई, उस पर तो कुछ करो। चलिए, उस पर भी काफी काम क्यों करते हो साहब? अरे भैया, तो क्या विधानसभा में मारने पीछे लगोगे? मतलब सवाल पूछेंगे तो लड़ने लगोगे? राजपाल भाई, हम भी आपस में बहस करते तो कभी लड़ते हैं क्या हम लोग?
नहीं लड़ते ना। अरे समझाओ उस ऐसा- मंत्री ऐसा को क्यों शब्द कि बोलना? सिंधिया की ऐसा गर्मी क्यों इतनी व्यवहार निकाल दे करना? शरीर से, ऐसे क्यों सिंधिया की यूं गर्मी करना निकल कि गई है, आदमी को वो गुस्सा आ सिंधिया जाए की सामने गर्मी में वाले इतना को? भूला अब है, जीतू भाई जबकि की तो आदत है, जबकि खुद जीतू बहुत भाई के बड़ा इंदौर के नेता रेत का ऐसे व्यापारी, करते हैं, रेत का ऐसे- सौदागर है, ऐसे में उधर उसके बढ़ेगा, हमारे तो नाम की गुस्सा आ गया, खदान तो है, हम उस क्या पर कर बैठा सकते रहता हैं हमेशा। मेरा ऐसा कहना है कि जी। बॉडी लैंग्वेज से भी हाँ। सभ्यता के साथ में अरे कहाँ प्रश्न भी राजपाल करो, भाई, और कहाँ दाएं चढ़ा चढ़ा उनकी के बॉडी अगर लैंग्वेज बात देखी ना, करोगे, भाव चढ़ा के चलिए, आगे। ठीक है। चढ़ा चढ़ा के बॉडी मैं लैंग्वेज की बात करोगे, रमेश जी के तो पास सामने वाले लौटता को हूँ गुस्सा आ सवाल के जाएगा। लिए। आप आदरणीय क्यों रमेश उत्तेजित जी ने करते भी हो इस बात किसी पर को? प्रकाश डाला कि उत्तेजित जिंदगी आप इस तरह करो का अरे बनता ठीक। और आरोप उन पे लगाओ। ठीक, रमेश जी, आज विपक्ष की ओर से जीतू पटवारी जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी बड़ी लंबी बैटिंग की है, सरकार की ओर से भी जवाब आया, लेकिन एक सदन में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है और ये बहुत कम देखने को मिलता है जब कोई नेता कहे और दूसरी पार्टी के लोग उसे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुने। पर सदन में कुछ आज अच्छी तस्वीरें भी सामने आई, ऐसा नहीं कि पूरा निगेटिव ही सदन आज का चला गया, कुछ अच्छी और सारगर्भित तस्वीरें भी आई। गोविंद सिंह जी बोल रहे थे तो पक्ष के लोगों ने सुना, या नरोत्तम जी ने आज बोला है तो विपक्ष के लोगों ने भी सुना। हालांकि आपने बताया था कि शुरू में थोड़ा बहुत कुछ हुटिंग हुई थी। बहरहाल बॉडी लैंग्वेज आज आपको किसकी मजबूत दिखाई दी? देखिए, बॉडी लैंग्वेज दोनों की एकदम जी। सामान्य थी जी। ना तो सत्ता पक्ष ऐसा लग रहा था कि वो कोई इनके आरोपों को लेकर के कोई बहुत विचलित है, और ना विपक्ष में ये लग रहा था कि हमने जो आरोप लगाए थे तो वो बहुत हवा में चले गए। दोनों लगभग लगभग सामान्य जैसे थे। उसका कारण था कि अविश्वास प्रस्ताव के बिंदु जो थे वो एकदम सामान्य जैसे ही बिंदु थे। जो टेंशन क्रिएट हुआ, वो टेंशन क्रिएट का जो तनाव जो वहां पर आया, वो जीतू पटवारी का कहना और उस पर मंत्री का जो प्रतिक्रिया हुई, उसको कारण तनाव आया। उसके बाकी कारण चर्चा वहां पर अच्छी चल रही थी और दोनों पक्षों को एक दूसरे को सुनकर के ही जो उत्तर देने की बात थी। इस बीच में हंसी खुशी की भी, व्यंग्य की भी बात हुई। जी। जैसे लक्ष्मण सिंह जी ने कुछ बिंदु उठाया तो कुछ उसका हास्यात्मक उत्तर दिया नरोत्तम मिश्रा ने, तो वो भी मुस्कुरा के बैठ गए। तो कुल मिलाकर के माहौल बहुत अच्छा था कुल मिलाकर के सदन का, और सदन में इस तरह की बातें ऐसी होनी चाहिए। और फिर एक जरूर मैं सुझाव देना चाहता हूं। बोलिए। कई बार समस्या क्या आती है? समस्या तब आती है जब राजनेता जो बिंदु आम सभा में उठाते हैं वही मीडिया के सामने उठाएंगे और वही विधानसभा में लेकर के जाएंगे। कहीं ना कहीं विधायकों को भी थोड़ी सी स्टडी करना चाहिए। विधानसभा के मुद्दे अलग हों, आम सभा के मुद्दे अलग हों और मीडिया के मुद्दे अलग हों। एक विपक्ष को भी ये बात समझना चाहिए कि सत्ता पक्ष को ये सुविधा होती है कि उनको उत्तर ना देना पड़े। तो विपक्ष को भी कोई ऐसी सत्ता पक्ष के लिए बहाना उपस्थित नहीं कर देना चाहिए कि जिसमें हंगामा हो जाए और विपक्ष उत्तर दे, सत्ता पक्ष उत्तर देने से बच जाए। ये सावधानी विपक्ष की जरूरत है, जो पहले कभी सदन में हुआ करता था, जो इस समय वो बिगड़ा हुआ माहौल। लेकिन दोनों पार्टियों को अपनी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण कितनी है तो समझनी होगी। बिल्कुल बुंदेला साहब, आपकी बिल्कुल संक्षिप्त प्रतिक्रिया। जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं आज भी ये देखने को मिला कि सत्ता पक्ष वास्तविकता में विपक्ष के सवालों से भागता दिखा। उसने कहीं वो कोई बात नहीं की जो मूल मुद्दे थे। उसने कहीं ये बात नहीं कही कि हाँ ये कर्ज माफी हुई है लेकिन हम क्यों झुठला रहे हैं, और ना ही उन्होंने कुछ कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे। ना ही आप देखें बिजली के बिल पर कोई बात हुई, ना ही महंगाई पर कोई बात हुई। तो ये स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष आज भी सिर्फ कितने लाग लपेट वाली गोल गोल जलेबी की तरह बातें घुमाता रहा। नरोत्तम मिश्रा जी को हमने खुद यहां सुना, क्योंकि इनके पास किसी भी बात का स्पष्ट जवाब नहीं है। और इससे साबित होता है कि सत्ता पक्ष के पास कोई प्लानिंग भी नहीं है फ्यूचर की। वो हमेशा वो चुनावी मोड में रहना चाहते हैं किसी तरह से। जैसे अश्वमेध यज्ञ का एक घोड़ा छोड़ा जाता था ना, इनके मोदी जी ने भी घोड़ा छोड़ा है। इनको कोई मतलब नहीं, जैसे राजा को कोई मतलब नहीं आता था कि उसका तो घोड़ा आगे जाना चाहिए, चाहे जनता जिए मरे, जनता को खाने पीने मिल रहा नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको से मतलब यही स्थिति सरकार की है। सिसोदिया जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। मोदी जी ने घोड़ा छोड़ा है, अब सोनिया गांधी जी ने भारत जोड़ो में क्या छोड़ा है वो जनता देख रही है कि छोड़ा है कि क्या है। पर मेरी बात यही आपके लिए बिल्कुल देखिए, गंदी राजनीति। देखिए अब आप घोड़े का लेके आए, घोड़े का घोड़ा देखिए, घोड़ा मैंने कहा आप इस तरह की गलत बात, राजपाल भाई मुझे इस बात पर आपत्ति है। नहीं राजपाल भाई, इस तरह के शब्द नहीं आने चाहिए। इससे साफ साबित होता है कि आपकी नजर में महिलाओं की क्या इज्जत है। तभी तो आपका मंत्री सीता माता को तलाकशुदा कह रहा है। तभी तो कह रहा है आपका मंत्री तलाकशुदा कह रहा है।
क्योंकि घोड़ा आप लोग आगे महिलाओं की आए ना, इज्जत नहीं करते हो। तो चलिए गधे हमारी भी अच्छी और सरगर्मी चर्चा एक अच्छे तो समापन गधे की ओर की ही जाए। आदत इस तरह रखो। की शब्दावली में घोड़ा अगर आप लेके आए हैं तो रमेश गधे जी के बारे में सुनने आपकी की आदत अंतिम रखो। प्रतिक्रिया फिर इस कार्यक्रम का समापन। रमेश जी देखिए कुल मिलाकर के अविश्वास प्रस्ताव पर जो बिंदु रह गए हैं जी। वो कल उनका उत्तर आएगा। हाँ। और मैं समझता हूं आज जो हो गया वो तो अब चला गया समय, अब उसको तो कोई बदल नहीं सकता। जी। दोनों ही पक्षों को ये चाहिए कि कल अगर विपक्ष चूंकि अभी विपक्ष के भी एक आध किसी को बोलना है, तो विपक्ष जब बोले तब सत्ता पक्ष सुने और सत्ता का उत्तर आए, तो उसको विपक्ष सुन करके, और अगर कुछ गलत उत्तर है तो उसका तथ्यात्मक और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें, उससे विधानसभा की गरिमा रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सदन में चर्चा शालीनता से भी हुई, चर्चा में थोड़ा सा उग्र मोड भी आया, दोनों ओर से, केवल एक ओर से नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जनता के मुद्दों पर भी चर्चा सदन में हुई और दोनों ओर से तमाम नेताओं ने उसे सुना। और सदन होता ही इसलिए है कि जनहित के मुद्दे वहां उठाए जाएं, ताकि जनता को भी ये बात तो पता चले कि हमारे लिए कोई तो लड़ाई लड़ रहा है। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।